नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 6 अगस्त 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आई क्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम यानी कि यूपीएससी आईएएस की एग्ज़ाम जिसमें प्री और मेंस दोनों पोर्शंस को कवर करता है। ये स्मार्ट कोर्स ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। सबसे पहले बात करते हैं एफडीआई, न्यू एफडीआई रूल्स। आपको याद है इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा इसका जो बेसिक है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 18 अप्रैल को भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया क्योंकि उस टाइम पर चल रहा था लॉकडाउन और लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज के शेयर और उनकी वैल्यू जो है वो कम हुई। तो ये ऐसा जो वक्त होता है उसमें एक चीज़ की जाती है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर का मतलब यह है कि पहले कोई कंपनी की कीमत 100 रुपये थी, अब उसकी कीमत लेट्स से लॉकडाउन और इन सारी चीज़ों की वजह से 50 रुपये हो गई हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि चलो इसके 10 रुपये के शेयर्स जो हैं वो हम खरीद लेते हैं, यानी कि इस कंपनी का 25% जो है वो आप टेक ओवर कर लेंगे या फिर पूरी 50 रुपये देकर उस पूरी कंपनी को खरीद लेंगे। राइट, एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। तो ऐसी चीज़ें ना हो, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन सारे देशों में से जो भारत के साथ अपनी बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अगर इन देशों में से कोई एफडीआई भारत में आता है तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। राइट, ये गवर्नमेंट के दो रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। तो गवर्नमेंट का जो रूट है, गवर्नमेंट रूट का मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये एफडीआई जो है वो ग्रीन सिग्नल आपको जब गवर्नमेंट से मिले तभी आप इस एफडीआई को भारत में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये डिसीजन जो है वो भारत सरकार ने लिया था। इसके बारे में आपको पता होगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसका एक छोटा सा रिवीजन भी हो गया। राइट, नाउ द थिंग इज, डिस्कशन ये चल रही है कि ये जो एफडीआई के ऊपर एक रोक लगा दी है, रोक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का रूट जो ऑप्ट किया है सरकार ने, तो इसमें थोड़ा चेंज किया जा सकता है। थोड़ा चेंज ये है कि इंडिया में प्रिस्क्राइब है लो थ्रेशोल्ड फॉर बेनिफिशियल ओनरशिप अंडर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब यह है कि एक कंपनी जो होती है तो उस कंपनी में कंपनी के मालिक कोई और है, लेकिन कंपनी में आपने कुछ पैसे रोके हैं। राइट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लेट्स से एक 100 रुपये की कंपनी है, तो इस 100 रुपये की कंपनी में 75 रुपीज़ जो हैं वो मिस्टर ए के हैं, लेकिन बाकी के 25 या फिर 10 रुपये जो हैं वो मिस्टर सी के हैं, बाकी के कुछ 15 रुपये जो हैं वो लेट्स से मिस बी के हैं। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हो गए या फिर ओनर्स हो गए, तो इनको आप कह सकते हैं बेनिफिशियल ओनर्स। तो सरकार अब ये सोच रही है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है भारत में जिनको चाइना से छोटे से अमाउंट का, चाइना या फिर ये सारे अलग अलग देश जो हैं उनसे एक छोटे से अमाउंट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिल सकता है, एफडीआई मिल सकता है। तो एक लिमिट रखने की बात आ रही है 25 से लेकर 10% के, इस 10% या फिर 25%। अभी फ़िलहाल जो ये न्यूज़ है उसमें यही लग रहा है कि 10% की ही लिमिट दी जाएगी कि एक 100 रुपये की कंपनी है तो उसमें मैक्सिमम 10% यानी कि 10 रुपीज़ जितना एफडीआई जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर का इन्वेस्टमेंट इन सारे देशों से। एक और चीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट ने की थी, ऐसा फिर आपके दिमाग में शायद ये भी प्रश्न आया कि लेट्स से चाइना अगर किसी कंपनी का अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर करना चाहता है भारत में, तो चाइना ये भी कर सकता है कि ये पैसे जो हैं यूके की किसी कंपनी में भेजेगा, फिर यूके से आएगा ये पैसा लेट्स से ब्राज़ील, और फिर ब्राज़ील से ये पैसा इंडिया में आएगा। तो ऐसी अगर कोई चेन है उसमें भी स्क्रूटिनी की जाएगी, पूरी चेन देखी जाएगी कि कहीं ना कहीं अगर ये जो लिस्ट दिया गया है इनमें से किसी भी देश, ये पूरी चेन में कोई भी एक कड़ी है तो भी गवर्नमेंट का रूट ही आपको लेना पड़ेगा। राइट, तो ये इस प्रकार से ये चीज़ काम करती है। फिर भी ये 10% और 24% वाली जो बात मैंने आपको बताई, इसके ऊपर फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टॉप लेवल है कैबिनेट, आई होप इसके ऊपर डिसीजन लेगी
और ये बेनिफिशियल ओनरशिप जो हैं उसकी लिमिट कंपनीज एक्ट में दी गई है। 10% लिमिट इज़ कंसिस्टेंट विद डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप इन कंपनीज एक्ट। DPIIT जो हैं उसने ऑलरेडी इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन इस चीज़ के ऊपर कर दिया है। और बात ये आ रही है कि छोटा इन्वेस्टमेंट, राइट, स्मॉल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भारत में आते रहें, तो इसको लेकर एक लिमिट हमें थोड़ी इसकी देनी चाहिए। कम्प्लीटली इसको अगर हमने बंद कर दिया, फिर बंद नहीं किया अगेन, जो ऑटोमेटिक रूट हैं 10% तक जितना है, तो फिर ऑटोमेटिक रूट से इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, वरना उससे ज़्यादा है तो फिर सरकार के पास आए स्क्रूटिनी के लिए। तो ये चीज़ सरकार जो है वो सोच रही है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि करंट जो एफडीआई की पॉलिसी है, ये न्यू एफडीआई पॉलिसी जो 18 अप्रैल को सरकार ने अपडेट की, तो इसमें फ़िलहाल ऐसी कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसमें कोई 10%, 25%, 30% ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी गई है, राइट। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। अब देखते हैं इसमें लिमिट सेट करती है सरकार या नहीं। आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस स्टडी IQ को आप रेगुलरली देखते हैं, स्टडी IQ के वीडियोस को आप देखते हैं, तो आपको पता है स्टडी IQ की क्वालिटी के बारे में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप 3 और स्टूडेंट्स को हमारी चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जिसको हम कहते हैं बाई मंथली पॉलिसी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाई मंथली का मतलब क्या होता है? बाई मंथली का मतलब होता है कि 2 महीनों में एक बार होने वाली कोई चीज़ है, उसको हम कहते हैं बाई मंथली। 15 दिनों में अगर एक बार होती है चीज़, तो उसको कहते हैं फोर्टनाइटली, राइट। मंथली, वीकली, यू कैन से डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली एंड देन बाई मंथली। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की एपेक्स बैंक है, और एक है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके होते हैं 6 मेंबर्स। ये 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स जो हैं वो RBI के हैं, और 3 मेंबर्स जो हैं इसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर बैठाया है, राइट। तो 3 RBI के मेंबर्स, 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स मिलकर MPC का पार्ट बनते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ये कमेटी का पार्ट बनते हैं, और डिसीजन लेते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। अब इनका जो डिसीजन है ये वोटिंग से चलता है। 6 के 6 ये जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि रेपो रेट जो है उसको कम करना चाहिए, तो रेपो रेट कम हो जाएगा। 6 के 6 मेंबर्स कहते हैं रेपो रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 6 में से 4 मेंबर कहते हैं कि रेपो रेट को इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ होगा, और 2 मेंबर्स कहेंगे डिक्रीज़ करना है, तो फिर डिक्रीज़ नहीं होगा। जो ज़्यादा मेजॉरिटी विंस का प्रिंसिपल यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब इस कमेटी के हेड कौन हैं? तो इस कमेटी के हेड हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न हो रहा होगा कि अगर टाई हो गया तो क्या हुआ, तो क्या होगा? लेट्स से 3 मेंबर्स कहते हैं कि रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दीजिए, और 3 मेंबर्स ये कहते हैं कि रेपो रेट को डिक्रीज़ कर दीजिए। ऐसी सिचुएशन जब भी होती है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो जो कहेंगे वो फाइनल होगा। गवर्नर इस कमेटी का पार्ट है। अगर गवर्नर साहब ने ये बताया है कि रेपो रेट को कम किया जाना चाहिए, और उनके साथ 2 और मेंबर्स हैं, और बाकी 3 मेंबर्स ये बता रहे हैं कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए या जैसे है वैसे रखना चाहिए, तो फाइनल डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर लेंगे। उनको लगता है कि बढ़ाना चाहिए या फिर स्टैटिक रखना चाहिए या कम करना चाहिए। दैट विल बी मीन्स जो भी डिसीजन जो है दूसरे 2 लोगों ने जो कहा है उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, राइट। तो ये थी कुछ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बेसिक बातें। और ज़्यादा थोड़ी डिटेल्स अगर आपको दूं, थोड़ी बेसिक डिटेल्स ही हैं, और ज़्यादा मैं इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो फिर सेम चीज़ को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। लेकिन एक ऐसा वक्त आया था, क्या होता था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो है वो बहुत ही मुसीबत में रहते थे। गवर्नमेंट चाहती है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो बिजनेसेस को ईजीली लोन मिल जाएगी। लोन का जो रेट है वो कम रहेगा, तो बिजनेसेस हैप्पी रहेंगे, तो फिर वो गवर्नमेंट से हैप्पी रहेंगे, वोटिंग मिलती रहेगी, राइट। फिर डिपॉजिटर्स जो हैं वो ये चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और आपको इसके ऊपर लेट्स से 1 साल में 12,000 रुपये मिलेंगे, तो यू वुड बी हैप्पी कि 12% आपको रिटर्न मिल रहा है।
लेकिन पेंशनर्स जो हैं वो चाहेंगे कि पेंशनर्स जो डिपॉजिटर्स हैं वो चाहेंगे कि उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिले, पेंशनर्स जो हैं वो चाहेंगे कि उनको ज़्यादा पैसे मिले। तो ऐसी एक स्ट्रेच, कोई कह रहा है कि कम कीजिए, कोई कह रहा है ज़्यादा कीजिए, तो ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर और फिर गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारे इश्यूज होते थे। तो फाइनली ये तय किया कि एक उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई और इस उर्जित पटेल कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि हमारे पास एक एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, जिसमें जो मैंने आपको मेंबर्स समझाया इस प्रकार के मेंबर्स होने चाहिए। और फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर तब से एमपीसी जो है वो काम कर रहा है। तो बाई मंथली पॉलिसी, ये थर्ड बाई मंथली पॉलिसी है 2020-21 की, राइट, इस फाइनेंशियल ईयर की। और इसमें ये डिसीजन लिया है डॉक्टर शक्तिकांता दास और उनकी एमपीसी ने कि रेपो रेट जो है उसको अनचेंज्ड रखा है, यानी कि रेपो रेट जो 4% पर है तो उसको 4% पर ही रखा गया है। इसको ना तो कम किया गया है ना तो इसको ज़्यादा किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि वो अपना स्टैंस जो है वो एकोमोडेटिव रखेंगे। एकोमोडेटिव स्टैंस का एक मतलब ये भी है कि जब भी आपको आवश्यकता हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब भी लगेगा कि और ज़्यादा पैसे इंजेक्ट करने की आवश्यकता है, तब वो उस स्टेप को लेने के लिए तैयार हैं। ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी चीज़ें उनसे हो सकती हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी की पॉलिसी से जो भी किया जा सकता है वो करने के लिए तैयार हैं। कोविड-19 की इम्पैक्ट को मिटिगेट यानी कि कम से कम करने के लिए भी वो तैयार हैं, नॉट हेल्थ वाइज बट इकोनॉमी वाइज, राइट। और इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल में रखने की कोशिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट जो है इसको 4.25% पर ही रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट जो है ये 3.35% पर हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में एमपीसी ने ये बताया कि सिचुएशन काफ़ी फ्रेजाइल है और एमपीसी ने ये भी बताया कि बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी इकोनॉमीज़ में ये सिचुएशन आई है कि ऑल ऑफ द सडन यू कैन सी कि ये जो इन्फेक्शन के रेट हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसकी वजह से कई जगहों पर फिर से आपको लॉकडाउन करने पड़े। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो धीरे धीरे ग्राफ अप आ रहा था वो भी डाउन आने लगा। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब ने बताया था इससे पहले कि रियलिटी में ये है कि बिजनेसेस कम हो रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल मार्केट काफ़ी तेज़ी में चल रही है। तो ये एक मिसमैच हमें ग्राउंड रियलिटी और फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिल रहा है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने ये बताया, कंज्यूमर प्राइस जो रिटेल इन्फ्लेशन उसके बारे में ये बताया कि मार्च 2020 में ये 5.8% पर था और विच वॉज प्लेस्ड एट 6.1% इन द प्रोविंशियल एस्टिमेट फॉर जून 2020 का जो प्रोविंशियल एस्टिमेट है वो 6.1% तक रखा गया है। तो थोड़ी महंगाई है, राइट, 6.1% जो कि लिमिट है उससे ज़्यादा है, लेकिन सिचुएशन भी ऐसी है। अब एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में पूरी दुनिया जो है वो फ़िलहाल एक लड़ रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को। मूविंग ऑन टू सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी काफ़ी श्रैंक हुआ है। अभी 1-2 दिन पहले ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। एक अच्छी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो माइनस में या फिर ड्रॉप होने की स्पीड जो है वो थोड़ी कम हुई है। अगर आप जून को देखें और जुलाई के आंकड़ों को कंपेयर करें तो स्पीड थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, नए बिजनेस नहीं आ रहे हैं और जॉब कट हो रही है। तो इसकी वजह से और बहुत सारी जगहों पर कोविड-19 का कहर है, कोई जगहों पर लोकल लॉकडाउन है, तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। देखिए ये जो PMI मार्केट सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स हैं, जो ऐसा एक मार्केट सर्विसेज इसी प्रकार से एक मार्केट प्रोडक्शन का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है, मार्केट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। तो जून में ये 33.7 था, जुलाई में हुआ है 34.2। तो 34.2 होना थोड़ा अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक 1 पॉइंट ही इसमें एक राइज हुआ है, तो ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। आप देखिए जनवरी में कितना अच्छा था, 56.3 था। उसके बाद देखिए तो 50 की ही रेंज में था, राइट, 50 के आसपास था। और उसके बाद मार्च में फिर ड्रॉप हुआ और फिर ऑल ऑफ द सडन एक बड़ा ड्रॉप हुआ और फिर धीरे धीरे पिकअप होने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स जो है, कंपोजिट में ये सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को काउंट किया जाता है, तो ये भी इतना कोई ख़ास नहीं है, 37.8 है जुलाई में।
भारत सरकार सोच रही है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में। ये गिग वर्कर्स यानी कि ये जो ओला में काम कर रहे हैं, उबेर में काम कर रहे हैं, फिर अमेज़ोन, फिर स्विगी, जोमेटो, ऐसे बहुत सारी नई जॉब्स हैं, इज़ इट, जो ऑफिस मीन्स बड़ी कंपनीज हैं ये, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। और बहुत सारी आईटी और बहुत सारी जगहों पर ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं एक्सेट्रा, तो ये सारे लोग जो हैं ये गिग इकोनॉमी का पार्ट हैं। तो गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार अब एक ये जो एग्जिस्टिंग पेंशन और हेल्थ बेनिफिट स्कीम्स है, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आयुष्मान भारत स्कीम, तो इन सारी अलग अलग स्कीम्स में इनको कवर करने की कोशिश करने वाली हैं। और इससे इनका लाभ ये होगा कि इनको पेंशन्स और मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। सरकार श्रम योगी मानधन स्कीम को भी एक्सटेंड करना चाहती है। अब कितना पैसा वर्कर्स को पे करना पड़ेगा, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, कितना स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जा रहा है। A dedicated gig worker fund will be set up under the existing schemes to provide the benefit. एक अलग से एक डेडिकेटेड गिग वर्कर का फंड भी तैयार किया जा सकता है ताकि ये जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें ये सारे गिग वर्कर्स को कवर किया जा सके। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।